you. Myself Naman Chechani from class 12 Commerce and I am now proceeding CA Foundation also. Today I am explaining my topic cash flow statement. सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आता है? कैश का आना या जाना उसको कैश फ्लो बोलते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कैश फ्लो मतलब कैश बुक जो अपन ने पहले पढ़ रखा होगा। अब इसका रिलेशन कैश बुक से बिल्कुल नहीं होता, मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ। कैश फ्लो बोले तो कैश फ्लो का एक डेफिनेशन अपन जान लेते हैं जनरली। व्हाट इज कैश फ्लो? कैश फ्लो क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जो कि बताता है इसका कैश का फ्लो। कैश मतलब कैश का जो अगली लाइन लिखा है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो यानी जाना। मतलब कि कैश फ्लो बताता है कि कैश का आ रहा है ये जा रहा है। इसमें कैश या कैश इक्विवेलेंट। अब कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? इसको कैश बोलते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर अपने मेनली कैश आता है। अभी क्या होता है ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड होता है अपने एक साल के अंदर। एक साल के अंदर बोले तो जैसे कि 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक को अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये कैश फ्लो के अंदर 3 टाइप होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। अब एक अगली स्लाइड जो कि यही है, कैश फ्लो के 3 हेड होते हैं जो अभी मैंने पहले बोला। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अभी हम एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हम डेफिनेशन से इसको क्लियर करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब द प्रिंसिपल रेवेन्यू। प्रिंसिपल रेवेन्यू मतलब जो उसका मेन कर्तव्य है। जैसे कि अगर जैसे मेरी एक किराने की दुकान है तो मेरा मेन काम क्या होगा? प्रिंसिपल रेवेन्यू, मेरा सामान खरीदना और सामान बेचना, वो मेरा मेन काम है। उसके लिए जो खर्चा लगेगा, एम्प्लॉयज को सैलरी देना, उसके लिए बेनिफिट के एक्सपेंस करना या कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रखना, वो सब एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसके अंदर ये लिखा है द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोडक्टिंग एक्टिविटी, जो उसका मेन काम है ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज यानी बिजनेस एंड द एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग। ये ना इन्वेस्टिंग होगी ना फाइनेंसिंग होगी, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मेट से कि क्या कैसे बनता है। सबसे पहले ये कैश फ्लो है। ठीक है, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पेड। अब ये नेट फ्लो फ्रॉम ये निकलता कैसे? हम लोगों को जब बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड के अंदर जो फर्स्ट कॉलम होता है क्या? शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर एक सब पार्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके अंदर जब क्या होता है, दो अपन को बैलेंस शीट के अंदर 2 साल का फाइनेंस डाटा गिवन होता है, जैसे कि 2023 और 2024। अब जैसे कि अकाउंट है, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लास्ट ईयर जैसे 8 लाख का प्रॉफिट था एटलीस्ट, और इस साल 10 लाख का प्रॉफिट इधर बता रखा है। तो इसका मतलब जो इसका डिफरेंस है, डिफरेंस है दोनों के बीच में 2 लाख का। तो ये 2 लाख हो गया अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पेड। तो इसको इधर लिख देंगे 2 लाख रुपए। फिर आता है डिविडेंड पेड। अगर जैसे कोई कंपनी है उसका डिविडेंड है, उसका प्रोविजन फॉर टैक्स, जो प्रोविजन बनाती है कंपनी। अब प्रोविजन फॉर टैक्स मेड के अंदर भी 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं अपने। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड का एक अकाउंट बनता है, इधर आता है पर्टिकुलर अमाउंट। प्रोविजन का ये अपने बाय साइड आएगा बाय बैलेंस, और एक साइड आएगा टू बैलेंस। अब प्रोविजन है, प्रोविजन का एक अमाउंट जैसा अपन ने लास्ट ईयर जो बना है वो उसका क्लोजिंग बैलेंस, इधर का ओपनिंग बैलेंस, लेट सपोज 10,000 और इस साल का 15,000। अभी अपन को दोनों का ही दे रखा है, तो अभी हमको ये अज्यूम करना है जैसे 10,000 इसका ओपनिंग बैलेंस है, तो इतना टोटल का टोटल अपन ने इस साल में टैक्स पेड कर दिया है। तो इधर लिखेंगे टू कैश 10,000 से, और इधर जो 15,000 है इसको लिख देंगे बाय P&L। मतलब हमने पूरा नया का नया वापस से बनाया है क्या? प्रोविजन। ठीक है, तो ये अपना क्लियर हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स में। ट्रांसफर टू रिजर्व को जनरल रिजर्व हो सकता है, या कोई अपन जो रिजर्व बनाते हैं उसको इधर लिखते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। फिर इससे अपना निकल जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पेड। इन तीनों को प्लस करते हैं और ये 2 लाख, ये 2 लाख निकल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पेड।
फिर हम ऐड करेंगे किसको, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को, जो कि डेबिट होते हैं P&L आइटम के अंदर। डेबिट होते हैं मतलब वो खर्चा है, लेकिन वो एक्चुअली में अपन को इधर प्लस करने का है। कैसे, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन जो लगता है, एमोर्टाइजेशन लगता है अपने ये इंटेंजिबल एसेट्स पे, उनको प्लस कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसको प्लस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब इसका भी दो सीन है, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर प्लस करना, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये लेस के अंदर इसको भी डालने का है। फिर आता है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। अब जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो उसका भी इसमें प्लस होता है, और डिस्काउंट पे इशू किया डिबेंचर, वो भी इसमें प्लस होगा। अब ये सब करने के बाद कुछ माइनस भी करना होगा। अब माइनस करेंगे तो ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग जो क्रेडिट होते हैं P&L के अंदर, जो उधर इनकम है, अब इसको एक्चुअली में माइनस करेंगे। अब जैसे इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला, डिविडेंड मिला, कुछ प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट को रीसेल करने पे, वो सब इसे निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, अब अपन को ऐड करना है जो कि चेंज हो रहा है करंट एसेट्स में या करंट लायबिलिटी में। अब इसका भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है याद करने का, मैंने सोचा है आपको बताता हूँ। देखो, जब अगर एसेट साइड में अगर वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर वो उसकी जो साइड के जो होते हैं वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसके अंदर अपन को उसको डिक्रीज करने का है। डिक्रीज कैसे करने का है, देखो ऐड कर रखा है अपन ने, डिक्रीज हो रहा है किसमें, पीआर में, इन्वेंटरीज में, एक्टिव इनकम में या प्रीपेड में, तो उसको अपन ने कर दिया डिक्रीज। मतलब जो हो रहा है एसेट्स में उसका उल्टा कर दिया, तो वो हो गया अपने इसके ना डिक्रीज। अब लायबिलिटी साइड में भी वही होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब लायबिलिटी साइड में जो है वही रहेगा, इंक्रीज है तो इंक्रीज हुआ, नीचे इधर इंक्रीज है तो इंक्रीज हुआ। ये तो हो गया अपना कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, इनको प्लस कर दिया। अब जब इनको प्लस कर दिया तो निकल गया अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर निकल गया, ठीक है। फिर अभी हमको करना है टैक्स पेड को माइनस। जैसे अपन ने टैक्स पेड को माइनस किया अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। कैश फ्लो कल तो यूज होगा या फ्लो होगा, इससे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर यूज हुआ तो हमारा आंसर यानी कि माइनस में आया, और अगर फ्लो है मतलब हमारा आंसर प्रॉफिट में, हम लोग घाटे में नहीं गए। अगर इसके रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मैं से पूछ सकता है, किसी को कुछ क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए तो मैं से पूछ सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। देखो, जो अपने इधर वर्ड आता है डिविडेंड रिसीव, ठीक है, डिविडेंड रिसीव अपन किसके ऊपर होता है, मेनली डिविडेंड अपने दो के ऊपर होता है। किसके ऊपर, अपने प्रेफरेंस है और एक होता है अपने शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब इक्विटी, क्योंकि दोनों शेयर होल्डर ही होते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर दोनों के अंदर क्या होता है कि जो इसके ओपनिंग बैलेंस होते हैं, ओपनिंग बैलेंस बोले तो जैसे कि प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों एक ही होते हैं, तो एक ही अकाउंट बना देते हैं। ये अपनी एक्चुअली में लायबिलिटी होती है, ठीक है, ये बना है लायबिलिटी का अकाउंट, ठीक है। ये अपने बाय बैलेंस आया 10 लाख, ठीक है, और इधर टू बैलेंस है 8 लाख। तो अभी क्या होता है, तो ये 10 लाख के ऊपर होते हैं ना, उसके ऊपर अपन देते हैं डिविडेंड, उसको होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड भी होता वही है, अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टस से दोनों का सेम जो काम करना होगा ना, दोनों में सेम काम करना होता है, ठीक है। तो प्रपोज्ड इंटरिम का